की पहाड़ियों पर मुठभेड़ लगातार जारी है। करीब 100 घंटे से चल रही है नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर के रखा है। हेडमा समेत कई बड़े लीडर्स की मौजूदगी की खबर निकलकर सामने आई है और अब तक मुठभेड़ जवानों को बड़ी कामयाबी की खबर है। गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी, आईजी, सीआरपीएफ, बस्तर आईजी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए चारों तरफ से इस पहाड़ी को घेर के रखा है, करेकट्टा की पहाड़ियों को, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के इनामी नक्सलियों की होने की खबर है, जिनको जमीन से लेकर आसमान तक चारों तरफ से देखिए किस तरीके से घेर के रखा है। लाल आतंक को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश, और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि देखिए ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है कि जवान जमीन से लेकर आसमान तक जिस तरीके से घेर के रखा है, ये अब ये मैसेज है सीधा नक्सलियों को कि उनका अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, जो पल पर इस खबर पर नजर बनाए रखे हैं। विकास, कहां पर आपकी मौजूदगी और क्या जानकारी है इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं बीजापुर में मौजूद हूं। हालांकि हमने कल से लगातार कोशिश की है कि हम घटनास्थल के आसपास तक पहुंच पाएं, लेकिन सुरक्षागत कारणों से जवानों के द्वारा हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। आवापल्ली से हमें वापस लौटा दिया गया जी। करेगट्टा की जो पहाड़ी है, सबसे पहले उस पहाड़ी की आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 145 किलोमीटर के एरिया में पूरी पहाड़ी फैली हुई है, जिसमें 30% हिस्सा तेलंगाना में आता है और बाकी 70% हिस्सा इसका जो है छत्तीसगढ़ के इलाके में, बीजापुर के इलाके में फैला हुआ है। इस इलाके को माओवादियों ने बहुत पहले से अपने लिए सुरक्षित पनाहगार के तौर पर चुना था और लगातार 2024 के बाद जिस तरह से सफलताएं मिल रही हैं और जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ अंदर घुसकर जवानों के द्वारा सफलतम ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो माओवादियों को लगता था जब बहुत विषम परिस्थितियां आ जाएंगी तब वो इस पहाड़ी के ऊपर पनाह लेंगे, क्योंकि इस पहाड़ी पर चढ़ने से पहले जवानों को माओवादियों से लड़ना होगा और वहां पर अच्छी खासी चुनौती माओवादी उन्हें दे सकते हैं। कारण यह है कि बस्तर के दंडकारण के अगर तमाम इलाकों में फोर्स तैनात हो जाएगी, हर इलाके से खदेड़ा जाएगा, तो आखिर में वो अपने आप को छुपाएंगे कहाँ। इसीलिए पुलिस ने भी जो कल एक प्रेस नोट अभी तक जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक निर्णायक लड़ाई चल रही है माओवादियों के खिलाफ। नहीं तो पुलिस अपने प्रेस नोट में शब्द का प्रयोग आज तक उन्होंने कभी किया नहीं। पहली दफे उन्होंने निर्णायक शब्द का प्रयोग किया है, तो पुलिस भी मानती है कि बड़ी मुठभेड़ है। और आप देखिए कि लगभग 70 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और 10,000 की संख्या में जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। जितना बड़ा मैं इस पहाड़ी का इलाका बता रहा हूँ, आप सोचिए कि उस पूरे पहाड़ी के लगभग सभी इलाकों में माओवादी के जहाँ भी उपस्थित होने की संभावना है, तो उस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है जवानों के द्वारा। और स्थिति ये है कि माओवादी वहां से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो निकल नहीं पा रहे। और इसके साथ ही साथ ड्रोन से बाकायदा नजर रखी जा रही है उनके हर एक मूवमेंट पर, कि अगर थोड़ा भी मूव करने की कोशिश की जा रही है तो ड्रोन से नजर आ रहा है, उस आधार पर फायरिंग की जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जवानों तक रसद पहुंचाया जा रहा है और उन्हें और भी एम्बूस, एमोनियम, जो भी उनके सामान जो उन्हें लगेंगे इस मुठभेड़ को लेकर, उसे पहुंचाया जा रहा है। छोटे छोटे बेस कैंप तैयार कर लिए गए हैं, जो कि स्थायी नहीं, स्थायी तौर पर, क्योंकि ये भी जो रणनीति जवानों ने बनाई है कि जब तक अब इस पहाड़ को अपने कब्जे में नहीं ले लिया जाएगा तब तक इस ऑपरेशन को रोका नहीं जाएगा। अब आप घंटे गिनते जाइए, अब माओवादियों के सामने यही एक चारा बचने को उम्मीद दिखती है कि अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो अलग बात है, नहीं तो जब तक उनके पास कारतूस है, अगर वो लड़ना चाहे तो लड़े। जवान पूरी तरह से तैयार है। हालांकि यहाँ जवानों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि जो गर्मी है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। लगभग 15 जवान हीट वेव के भी शिकार हुए हैं, जिसमें 12 जवानों को वेंकटपुरम और 3 जवानों को भद्राचलम के अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। लेकिन उसके बावजूद जवान पूरी मुस्तैदी से इस पूरे पहाड़ी को घेर कर रखे हैं। यहाँ दामोदर, हिड़मा, देवा और अन्य और बड़े स्तर के माओवादी, जिसमें कुछ सीसी मेंबर भी हैं, उनके उपस्थित होने की भी सूचना थी। और यह कयास भी लगाया जा रहा है कि अगर ये सफल ऑपरेशन होता है तो अब तक का सबसे ज्यादा सफल ऑपरेशन माना जाएगा। और मारे गए जो माओवादी होंगे, अगर पूरे ऑपरेशन पूरा आखिरी तक देखा जाए, तो उसमें आंकड़े भी अब तक के सबसे ज्यादा मिलने की उम्मीद है जवानों को। जी
बिल्कुल विकास, ये टीसीओसी का मंथ है नक्सलियों के लिए, जब वो अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करते, सबसे बड़े ऑपरेशन को वो अंजाम दिया करते थे किसी वक्त में। और आप जैसे कह रहे कि करीकट्टा की पहाड़ी जो है ये पूरी तरीके से मुफीद मानी जाती है इन लोगों को, और इन पहाड़ियों को जिस तरीके से हमारे जवानों ने घेर के रखा है और एक एक चुनौतियों को भेद कर वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में आईडी को नष्ट किया है, ध्वस्त किया है, और जिस तरीके से चिलचिलाती धूप है इसके बावजूद जिस तरीके से जवान आगे बढ़ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि ये ऑपरेशन जो है अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है? देखिए, मैंने पहले ही बताया इस बात को कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना क्यों जा रहा है। कारण ये है कि अगर जहां भी माओवाद की चर्चा होती है, माओवादी संगठन की चर्चा होती है, तो हिडमा की चर्चा जरूर होती है। हिडमा पे लोग बातचीत करते हैं, उसके साथ ही साथ दामोदर और अन्य जो बड़े माओवादी नेता हैं, तो उन सारे नेताओं की पहली बार एक जगह पर फंसने की जानकारी मिली है। और ये माओवादी संगठन में लेकर खलबल मची हुई है कि उनके बड़े नेता फंस चुके हैं। और अगर हिडमा मारा जाता, हालांकि हिडमा के मारे जाने से ऐसा नहीं कि माओवाद समाप्त हो जाएगा जी, लेकिन माओवादियों का मनोबल काफी हद तक टूट जाएगा। ये भी अपने आप में सच है, क्योंकि माओवादी भी मानते हैं कि जब तक हिडमा जिंदा है तो हो सकता है कुछ ना कुछ चमत्कार उसके द्वारा किया जाए। दूसरा शब्द आपने टीसीओसी का शब्द किया। अब ये शब्द बहुत पुराना हो गया है। टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन इसका फुल फॉर्म होता है, जो किसी समय माओवादियों के द्वारा गर्मियों में जवानों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए जो नए उनके द्वारा एम्बुश लगाए जाते थे, वो टीसीओसी का समय होता था, जो लगभग जनवरी फरवरी से लेकर मार्च तक करते थे। जब पतझड़ का समय होता था, जंगलों में दूर तक देखने की क्षमता बढ़ जाती थी सूखे जंगलों की वजह से, तब जितने भी बड़े जो हमले हुए, चाहे आप ताड़मेटला देख लें, झीरम देख लें, मिनपा, बुरकापाल, कुत्ता चेरू, जितनी बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं, बड़ा नुकसान जवानों को उठाना पड़ा है, वो हमेशा टीसीओसी के समय में। इसलिए जब टीसीओसी का समय आता था तब जवान काफी सतर्क हो जाते थे कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। लेकिन बीते कुछ सालों से टीसीओसी बिल्कुल उलट है। टीसीओसी के समय में भी माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 38 माओवादी मारे जा रहे हैं, 29 मारे जा रहे हैं, 31 मारे जा रहे हैं, 28 मारे जा रहे हैं, इस तरह की संख्याएं आ रही है माओवादियों को मारने की। और अब इसे ऐतिहासिक और इसे अब तक का सबसे निर्णायक मुठभेड़ इसलिए माना जा रहा है, बड़े स्तर के माओवादी और बटालियन, क्योंकि कल भी मैंने इस बात को कहा था कि माओवाद से लड़ना और बटालियन से लड़ना दोनों अलग है। माओवाद एक विचारधारा है, लेकिन उस विचारधारा की सबसे मजबूत इकाई बटालियन है, और ये वही बटालियन है। मैं भी सोचता था कि माओवादियों से लड़ाई तो चल रही है, लेकिन युद्ध उस दिन देखने लायक होगा जिस दिन बटालियन से युद्ध होगा। आज वही समय है। बटालियन को घेरा गया है और उसके जो मुख्य शीर्ष कमांडर है हिडमा, उसे घेरा गया है। अभी तक हालांकि बहुत ऐसी सफलता मिली नहीं है। 3 ही महिला माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, हथियार भी कोई ऑटोमेटिक नहीं बरामद किए गए हैं। लेकिन कुछ तो वजह है कि 72 घंटे से ज्यादा समय हो गया, जवान वहीं पर तैनात है, उस पहाड़ियों को पूरी तरह से घेर के रखा गया है। आसपास के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, किसी को भी वहां से मूव करने की इजाजत नहीं है, ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई इस इलाके से बाहर आ सकता है। पूरी तरह से सील बंद कर दिया गया है, एक तरीके से कहा जा सकता है, हथियारों के दम पर। और ये कोशिश की जा रही है कि ये निर्णायक हो, एक बड़ा आघात माओवादियों को पहुंचे। और हो सकता है ये बड़े आघात के बाद जो एक और दूसरी तरफ एक बातचीत चल रही है शांति वार्ता को लेकर, माओवादियों के द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है, सरकार की तरफ से बयान जारी किया जा रहा है, ये भी कोशिश है कि हो सकता है कि इस बड़े आघात के बाद माओवादियों का मनोबल और भी ज्यादा टूटे और वो शांति वार्ता को लेकर सरकार की शर्तों पर बातचीत करने को तैयार हो जाए। क्योंकि माओवाद एक विचारधारा भी है, इसे भी हमें भूला नहीं सकते। हमको मानना होगा कि ये विचारधारा है और इस विचारधारा को बंदूक से तो नहीं समाप्त किया जा सकता, कमजोर किया जा सकता है। आखिर में तो बातचीत से ही हल निकलेगी। जी विकास, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, हिडमा के बटालियन और दूसरे नेता के बटालियन को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है? क्या फर्क होता है दोनों के बटालियन में? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि माओवाद से लड़ना वो एक अलग लड़ाई, लेकिन बटालियन के खिलाफ युद्ध लड़ना भी एक बड़ी चुनौती रहती है। देखिए, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि बटालियन एक ही है जो हिडमा के नेतृत्व में चलाई जाती है। और हालांकि बीते कुछ समय से पहले इसका नेतृत्व देवा के हाथ में सौंप दिया गया था और हिडमा को और अपग्रेड किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसके दिशा निर्देश पर ही देवा जो है पूरे बटालियन का नेतृत्व करता है। पूरे माओवादी संगठन में एक ही बटालियन है, हालांकि उसके बाद एक और बटालियन जरूर बनाई गई, लेकिन उस तरह से वो अपने आप को नंबर 1 बटालियन के तर्ज पर स्टैंड नहीं कर पाई। यही वजह है कि नंबर 1 की जो बटालियन है उसके अंतर्गत फिर कंपनियां हैं, प्लाटून है, ये अलग अलग सेक्शन होते हैं, लेकिन बटालियन एक ही है माओवादियों के पास जो सबसे ज्यादा मजबूत है। और ये मजबूत इसलिए है क्योंकि माओवादियों के पास जितनी ताकत है हथियार और एमुनेशन को लेकर, उन्होंने अपने ताकत का लगभग 80% हिस्सा बटालियन के पास रखा है। इसमें जो लड़ाके होते हैं बिल्कुल यंग एज के लड़ाके हैं,
जी। 20 से 28 साल 30 साल तक के लड़ाके हैं और इन सभी के पास में केवल ऑटोमेटिक वेपन होता है। इससे पहले आपने जब भी देखा होगा कि कई बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं, तुलथुली में 38 माओवादी जब मारे गए तो वहां से भी ऑटोमेटिक वेपन की तुलना में जो देसी हथियार है उनकी संख्या ज्यादा थी। या हापाटोला में जब 29 माओवादी मारे गए थे वहां से भी ऑटोमेटिक वेपन थे, लेकिन देसी हथियारों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन बटालियन के पास किसी के पास भी देसी हथियार नहीं होते, उनके पास सारे ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। AK-47 इंसास है, SLR, इस तरह के राइफल है। कारतूस भी भरपूर मात्रा में उन्हें दिया जाता है, क्योंकि माओवादियों को पता है कि वैचारिक तौर पर तो माओवादी संगठन के जो LOS हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम देखते हैं, वो कर ही लेंगे संगठन को बढ़ाने का काम। लेकिन जब युद्ध लड़ने की बारी आएगी तब बटालियन को ही आगे आना होगा और ऐसे में उन्हें किसी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मैं हर बार बोलता हूँ कि माओवाद जो विचारधारा है उससे लड़ना अलग है, लेकिन उनकी एक जो मजबूत इकाई है बटालियन, इससे लड़ना एक अलग बात है। और ये वही बटालियन से लड़ाई को लेकर ये अच्छा, ये तैयारी एक दिन की नहीं है, ये लगभग 1 महीने पहले से, जब एक आपको याद हो कि तेलंगाना में माओवादियों ने तेलुगु में प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने पहले ही आगाह किया था कि करेगट्टा की ओर कोई भी ग्रामीण ना आए, क्योंकि इस इलाके में उन्होंने बम लगा रखा है। दरअसल माओवादियों ने कोई किसी ग्रामीण को नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने उस इलाके को सुरक्षित, उनको दूर रखने के लिए इस तरह का पत्र जारी किया। और यहीं से एक हिंट और पुख्ता हुई कि हो ना हो इस इलाके में बड़े माओवादी जरूर हैं जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह का पत्र जारी कर रहे हैं। और अब उस इलाके में ये पुरानी रणनीति, बहुत लंबे समय से रणनीति बनाकर छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार उस इलाके का दौरा किया गया बड़े अधिकारियों के द्वारा, तब जाकर पूरी रणनीति बनाई गई है और ये मुठभेड़ चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए विकास।